हेलो एवरीवन, आपकी आने वाली सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में क्या होता है, आपने थ्योरी तो पढ़ ही ली होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लगाते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है और अभी हमें किन टॉपिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए हमारे सिलेबस में वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, तो वृद्धि और विकास से प्रश्न ज़रूर बनता है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है क्लासरूम का जो एक ऐसा एनवायरनमेंट होना जिसमें बच्चे फ्री फील करें, अपनी बात को रख सकें। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों को कभी भी हमें योग्यता के क्रम में नहीं लगाना है, उन्हें कभी भी रैंक नहीं देनी है। इससे क्या होगा, बच्चों में हीन भावना आ सकती है कि मुझे लास्ट रैंक मिली या मुझे 5th रैंक मिली, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर कभी भी सही आंसर नहीं हो सकता। तो हमसे नहीं पूछा है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। सॉरी, ये तो हो गया है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो देखिए लिखावट से अगर रिलेटेड कोई भी कमी या कोई भी हमें समस्या नज़र आती है तो हमारा वहाँ पर आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ये फिर से विकास से संबंधित एक प्रश्न है। तो नाराज़ होने की बात है, यानी कि अपने संवेगों को प्रकटना, क्रोध, अपना गुस्सा यहाँ पर प्रकट करने की बात की गई है। तो ये संवेगात्मक विकास से संबंधित ये कथन हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए वृद्धि और विकास की जो सिद्धांत है वो भी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो विकास के सिद्धांतों से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न है। तो देखिए हम सभी अलग अलग होते हैं और यही वैयक्तिक भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, यानी कि चाहे कैसे भी विद्यार्थी हैं सबको हमें एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। इसका मतलब क्या है। तो ये यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब देखिए यहाँ पर है जब हम लीक से हटकर सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, उसको बोला जाता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। यानी कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आ रही है और वो जो हमारे पुराने तरीके हैं उससे सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम कुछ अलग सोचेंगे और समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो होती है वो अपसारी चिंतन से संबंधित जो ये टर्म है आउट ऑफ द बॉक्स, ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। तो देखिए हमें कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, क्योंकि जब हम दंड देंगे तो क्या होगा, इससे उनकी स्वयं के प्रति जो अवधारणा है वो नष्ट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, तो ये क्या संकेत करता है। तो देखिए ये यहाँ पर ये संकेत करेगा कि जो अध्यापिका है वो भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या पारिभाषिक शब्द का उपयोग कर रही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कि जो अध्यापिका है वो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग यहाँ पर
कर रही है, ना वो सभापति या ऐसे शब्दों को न लिखकर सिर्फ सीधे सभा अध्यक्ष लिख रही है, जिससे ये ना पता चले कि वो महिला है या पुरुष है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजीव तर्क देता है कि जो भाषा विकास है वो व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली ये महसूस करती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है। तो राजीव और सोनाली के बीच ये जो चर्चा है वो किस विषय में है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी। उनके बीच ये जो चर्चा हो रही है वो प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, मतलब किस बारे में है? तो समाजीकरण का जो टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस में है, आपने देखा होगा, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कि समाज में जितने भी मूल्य हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उनको हम सभी सीखते हैं, उनको अर्जित करते हैं और अपने आप को उनके अनुकूल ढालने का प्रयास करते हैं, और यही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये जो प्रचार वाक्य है ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो प्रचार वाक्य है ये समावेशी शिक्षा से संबंधित है। समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ लाने की बात की जाती है, चाहे वो विद्यार्थी किसी भी समूह से है, कैसा भी है, उसको एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि वो होती है जो हमारे संवेगों से संबंधित होती है, यानी कि हम अपने संवेग किस तरीके से प्रकट करते हैं, किस तरीके से उन पर नियंत्रण रखते हैं, ये सारी चीज़ें संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होती हैं। तो देखिए समानुभूति देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो देखिए अगर हम दबाव बनाएंगे बच्चे पर तो ये सकारात्मक नहीं होगा। यहाँ पर देखिए उसे भय है, किसका? अनुत्तीर्ण हो जाने का, फेल हो जाने का उसे डर है। प्रतियोगिता भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इससे भी बच्चों में नेगेटिविटी आती है अपने सहपाठियों के लिए। तो अर्थपूर्ण अगर संबंध वो चीज़ों में बनाएगा तो इससे उसके अधिगम को, यानी कि उसके सीखने पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आप इस तरीके से नेगेटिव वर्ड पकड़ के कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है सीटेट में इस तरीके से आंसर निकालने का कि जो ऑप्शन होते हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा शब्द छिपा रहता है जिससे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर एक फोर्स यानी कि एक आंतरिक बल की बात की गई है जो क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, बाध्य करेगा कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए, और उस जो हमारी प्रतिक्रिया है उसको एक दिशा भी प्रदान करेगा। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो देखिए यहाँ पर जिस चीज़ की बात की जा रही है वो हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से बल प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास, ये किससे संबंधित है? तो देखिए जब भी पढ़ने से रिलेटेड कोई भी बच्चे को कठिनाई होगी तो वो हमारी यहाँ पर डिसलेक्सिया कहलाएगी। अगर लिखने से होगी तो डिस्ग्राफिया, और अगर पढ़ने से होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष तक का कोई शिशु है और जब वो आँख, कान और हाथों से सोचता है, तो देखिए आँख से सोच रहा है, कान से, हाथ से, तो वो कौन सा स्तर है यहाँ पर हमारा? तो ये देखिए सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय जनित कामक स्तर है। देखिए उस समय बच्चा अपने दिमाग से ना सोचकर अपने हाथ, पैरों, आँख, कान, नाक, इन सारी चीज़ों से सोच रहा है, देख रहा है, इस दुनिया को अनुभव कर रहा है, तो ये हमारा इंद्रिय जनित कामक स्तर के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो देखिए वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है
उसमें वो भाषाई विकास की बात भी करते हैं, सामाजिक विकास की बात भी करते हैं, इसके अलावा सांस्कृतिक विकास की बात भी करते हैं। लेकिन जिस पहलू की उपेक्षा होती है वो है हमारा जैविक पहलू। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि छात्राएँ, तो देखिए ये जो है ये भी जेंडर बायसनेस से रिलेटेड प्रश्न है कि हमें कक्षा में बिल्कुल भी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना है, हमें लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो देखिए छात्राएं जो है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बात आ गई कि लड़कियां सिर्फ म्यूज़िक सीख सकती हैं, भाषा सीख सकती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। इसका देखिए जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कि लड़के और लड़कियों को गणित पढ़ाने में कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों में ही होती है। बस जो अंतर होता है वो होता है परिवेश का। हम लड़कियों को बचपन से ही गणित से दूर रखते हैं, उन्हें ये सिखाया जाता है कि जो गणित है वो पढ़ना तो लड़कों का काम है, इसलिए उनकी जो रुचि होती है वो गणित से हटकर दूसरी चीज़ों में लग जाती है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो ऐसा कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है कि लड़के अच्छी तरीके से गणित सीख सकते हैं और लड़कियां नहीं सीख सकती हैं। अगला प्रश्न है कि कक्ष में जेंडर विभेद। तो देखिए जेंडर विभेद जो होगा महिला की अपेक्षा पुरुषों के द्वारा अधिक किया जाता है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है या वृद्धि का कारण बन सकता है। तो देखिए अगर हम जेंडर विभेद करेंगे तो इससे क्या होगा, उनका जो निष्पादन है वो खराब होता चला जाएगा और जेंडर विभेद इसका कारण बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो देखिए अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगला है कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। तो देखिए प्रकृति पोषण विवाद जो है वो आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है वो आनुवंशिकी से प्रभावित होता है, जबकि कुछ मानते हैं कि ये वातावरण पर निर्भर करता है। अगला है कि मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है या दोनों है या कुछ सीमा तक मापनीय है। तो देखिए जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, क्योंकि विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई हो गई, वज़न हो गया। इसके अलावा कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनको हम गुणों के रूप में देख सकते हैं, जिनको हम माप नहीं सकते हैं, जैसे कोई भी नया कौशल सीखना, कोई भी भाषा सीखना, ये सारे गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो समाजीकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी है वो है सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि जो लाइब्रेरी होती है वो सोशलाइजेशन की एक पैसिव एजेंसी, एक निष्क्रिय एजेंसी मानी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। देखिए अभी हमने पढ़ने से संबंधित पढ़ा, लिखने से संबंधित पढ़ा, और अब हमारा आ गया है गतिक कौशलों से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डिस्प्रैक्सिया। गतिक कौशलों में जो निर्योग्यता होती है सीखने में वो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। यानी कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है और बाकी की समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होते हैं उसके स्टेप हैं। देखिए समस्या समाधान जब हम करेंगे कोई भी, तो हम समस्या की पहचान भी करेंगे, उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में भी बांटेंगे जिससे हमें उसे सुलझाने में आसानी हो। इसके अलावा हम उसके जो संभावित युक्ति हैं उनको भी खोजने का प्रयास करेंगे, लेकिन परिणामों की आशा करना ये ऑप्शन समस्या समाधान की प्रक्रिया में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण क्या है। तो देखिए समाजीकरण से एक प्रश्न ज़रूर ही बनता है, तो इसको आप बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसे अगर चाहें तो 1 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही समाजीकरण कहलाता है। इसमें हम समाज की रीति रिवाजों को सीखते हैं और खुद को उनके अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। अगला है कि प्रतिभाशालिता किसके कारण होती है। क्या ये आनुवंशिक रचना के कारण होती है या वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के संयोजन, यानी कि बच्चे को आनुवंशिक गुण भी इस तरीके के मिले और
वातावरण भी उसे अगर अनुकूल मिले तो बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ये जो निष्कर्ष है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिखाया कि अगर बच्चों को हम हिंसात्मक फिल्में दिखाएंगे तो बच्चे भी उन्हीं के जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। तो देखिए, जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और उन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि जो बच्चे हैं वो समाज में हो रही चीज़ों को देखकर सीखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का हमारा कि शिक्षार्थी जो हैं वो फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो मॉडल्स को देखते हैं, हीरो हीरोइन जो मूवीज़ में आते हैं उनको देखेंगे और या कोई भी फैशन शो देखते हैं तो उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, इसको कहेंगे हम सामाजिक अधिगम, यानी कि बच्चा जो समाज में देख रहा है, जो समाज से चीज़ें उसे देखने को मिल रही हैं उनको सीख रहा है और उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहा है, तो इसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चन देखेंगे और उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखी और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।